यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कार्ल मार्क्स के सामाजिक सत्याग्रह के सिद्धांत, द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आया है वो है आलोचना, कि कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक सत्याग्रह सिद्धांत दिया था तो उसकी आलोचना भी हमें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये काफ़ी महत्व रखता है कि कार्ल मार्क्स ने जो संघर्ष वर्ग का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना क्या है, क्या कमियां थी और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो आलोचना के अंतर्गत देखें हम तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक सत्याग्रह का संघर्ष सिद्धांत दिया। तो कहा कि मनुष्य के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जो हमने अभी एनालाइज किया है। कार्ल मार्क्स ने बात बताई थी बहुत ही क्लियर कि मनुष्य के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसमें अलग अलग वर्गों में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता है। परंतु कार्ल मार्क्स के सत्याग्रह के संघर्ष सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना हुई है और ये आलोचनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आलोचनाओं में किन किन बातों को सम्मिलित की गई है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि हम किसी भी समाज को उठाकर देख सकते हैं और प्रत्येक समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग, जो कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बोली। लेकिन देखा जाए तो इसकी आलोचना करते हुए ये बात साफ होता है कि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कार्ल मार्क्स मध्य वर्ग को तो बिल्कुल ही भूल गए थे। बीच में उन्होंने मध्य वर्ग के बारे में बात की, लेकिन बाद में उन्होंने मध्य वर्ग को जो है बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। और इसी बात से ये बात गलत साबित होती है कि हमारे समाज में पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और एक मध्य वर्ग भी है, जो आज आधुनिक समाज की देन है। जबकि मध्य वर्ग समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग बन गया है। आज देखा जाए तो गरीब वर्ग जितनी अधिक संख्या में है, उसके पश्चात जो है मध्य वर्ग आती है और पूंजीपति वर्ग तो बहुत ही कम है। तभी तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में जो है पूंजीपति वर्ग इक्का दुक्का व्यक्तियों के हाथों में सिमट के रह गई है और भारत की सारी राजनीतिक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो कार्ल मार्क्स की आलोचना इस बात से की गई है कि यहाँ पर उन्होंने मध्य वर्ग को जो है बिल्कुल ही भूल गए हैं। देखा जाए तो मार्क्स ने एक जगह पर लिखा था कि मध्य वर्ग अपने संपूर्ण साधनों के साथ मजदूर वर्ग की क्रांति करने में मदद करेंगे। ये बात आपने पढ़ा भी है कि मार्क्स ने जो है ये बात बताई थी कि मध्य वर्ग अपने संपूर्ण साधनों के साथ मजदूर वर्ग की क्रांति करने में मदद करेंगे। परंतु वो ये बात भूल गए कि मध्य वर्ग के लोग पूंजीपतियों के पास नौकरी करते हैं तथा वह बहुत सा वेतन भी लेते हैं, जिस कारण वह मजदूर वर्ग के साथ कभी नहीं देंगे। और ये बात सही है। देखिए, जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं वो काफ़ी पैसे कमाते हैं पूंजीपतियों से, तो वो पूंजीपतियों को विरोध क्यों करेंगे। तो ये बात शायद कार्ल मार्क्स भूल गए और इसी वजह से इनकी आलोचना हुई। तीसरी बात पे अगर हम नज़र डालें, तीसरी बात इस बात को सुचालक है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक सत्याग्रह की धारणा की व्याख्या करते समय सिर्फ आर्थिक आधार को ही समाज संबंध का आधार माना। और ये बात सही है कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार को ही सामाजिक संबंध का आधार माना, परंतु वह इस बात को भूल गए कि सिर्फ आर्थिक आधार ही सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि और बहुत से आधार हैं जिनसे जो है समाज संबंध का निर्माण होती है। एक आर्थिक तौर पे ही संबंध नहीं बनता है, भावनात्मक तौर पे भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है। तो कार्ल मार्क्स की यही बात धारणाएं गलत थी कि जिसके आर्थिक संबंध होंगे या जिसके पास आर्थिक व्यवस्था होगा उन्हीं से संबंध हो सकता है। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि आज प्रेम विवाह भी हो जाते हैं, जिसमें हम अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। तो शायद कार्ल मार्क्स इस बात को जो है नज़रअंदाज कर दिए। अगली बात पे अगर हम ध्यान दें तो मार्क्स ने यह कहना था कि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा। ये बात तो चलिए सही है कि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा तब पूंजी वर्ग को ख़त्म कर देगा, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता है। मान लीजिए क्रांति करेगा, अगर पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा तो मजदूर वर्ग कहाँ से रहेगा। देखा जाए तो क्रांति का यह परिणाम निकलेगा कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि क्रांति में पूंजीपति वर्ग का जगह
वर्ग भी खत्म हो जाएगा। अगर पूंजीपति वर्ग खत्म होता है तो मजदूर वर्ग भी खत्म हो जाएगा और क्रांति को दबाया भी जा सकता है। तो दोनों बात यहाँ पर आधारित है। तो अगर मान लीजिए पूंजीपति वर्ग को अगर खत्म कर दीजिएगा तो कौन वर्ग जो है सबको चलाएगा? किसी न किसी को तो फिर से पूंजीपति वर्ग बनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही बात कार्ल मार्क्स ने नहीं सोचा कि अगर हम कोई क्रांति अगर करता है कोई मजदूर तो उसको दबाया भी तो जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि आज बड़े बड़े मजदूर वर्ग के संगठन जो होते हैं मजदूरों के साथ देने की बात करते हैं और जब उनके जेब भर दिया जाता है तो उनकी आंदोलन जो है दब जाती है। आंदोलन में कोई रिजल्ट ही पता नहीं लगता है। उठते बहुत ज़ोर से लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। लेकिन कारण यही होता है ना कि जो इनके साथ होते हैं वही बीच से हट जाती हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े मंत्री पद के जो है वो ऑफर दे दिया जाता है, बड़े बड़े पोस्ट दे दी जाती है। तो ये क्या करेंगे? वो भी इसी के लिए जाते हैं। आज देखिए भारत में एक बात रही है, जितने भी नेता होते हैं इन्हीं क्रांतियों से आते हैं और सब के सब जाके जो है उसमें भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में बहुत से नेता जो हैं इन्हीं क्रांति से ही निकले हैं। इन मजदूरों के हक के लिए ही लड़ते थे पहले, लेकिन आज वही मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स शायद भूल गए। देखा जाए अगर हम अगली बात करें तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि आने वाला समय में दोनों वर्ग के बीच संघर्ष भरे संबंध ही रहेंगी। हो सकता है बदल भी जाए। ये बात भी हम नहीं नकार सकते कि दोनों में संघर्ष हमेशा चलता ही रहेगा। शायद संघर्ष खत्म भी हो जाए और यह बदल भी सकते हैं तथा संयोग से भरपूर भी हो सकते हैं। बात सही है। अगर पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की सहायता करने लगे, ध्यान देते रहे, सही मजदूरी देने लगे तो ऐसा संघर्ष तो होना स्वाभाविक कभी बनेगा ही नहीं। और आपसी मित्रता के साथ ये जो है अपना श्रम जो बेचेंगे, क्योंकि देखा जाए अगर उनको सही अधिकार मिल जाए, सही हक मिल जाए तो संघर्ष किस बात का रहेगा? संघर्ष तो रहेगा ही नहीं। और ऐसा दिन अगर आ जाए तो कहते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। आज संघर्ष के कारण न जाने कितने प्रकार की प्रॉब्लम हमारे समाज में देखने को मिलता है और ये बात तो कहते हैं बड़े लोग तो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम अगली पॉइंट पे अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के शुरू होने के बाद अलग अलग देशों की सरकारों ने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जिससे मजदूर वर्ग की हालत बिगड़ने की जगह सुधर गई है। तो ये बात तो है, लेकिन भारत में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि मजदूर वर्ग की हालत सुधरा है। आज मजदूर वर्ग का आज भी शोषण हो ही रहा है। मार्क्स ने शायद इस प्रकार की स्थिति को कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये बात देखा जाए तो बड़े बड़े देशों में है कि वहाँ पर मजदूर वर्ग की हालत सही है। जितना वर्ग समय काम करते हैं उनकी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन ये भारत अभी तक इसमें नहीं सम्मिलित हुआ है। भारत में अगर मजदूरी करके आप आते हो तो आपको पैसा देने के लिए भी जो है ये पूंजीपति वर्गों के सामने कराना पड़ता है, और सही समय पर तक अगर ये आपकी मजदूरी दे दे ये तो उनकी बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। तो भारत में ऐसी स्थिति तो बनने वाली नहीं है। चाहे जितना मर्जी जो भी मर्जी सीना ठोक के बोल दे, जितनी मर्जी गारंटी दे दे, ऐसा होना संभव नहीं है। कहते हैं आप कितने लोगों की जो है मन को बदलोगे? संभव ही नहीं है। बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, रूल रेगुलेशन को बदलिए। कहते हैं सबसे अधिक भ्रष्ट तो सरकारी विभाग है। कहते हैं जिस विभाग में आप लोग स्वयं राजनीतिक नेता सब बैठते हो वही विभाग करप्ट है। तो आम मजदूर वर्ग की क्या आप लोग कल्पना कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि आप इसको सुधार दोगे? पहले तो अपने वर्ग को सुधारिए, फिर जाके देखिए अपने आप जो है मजदूर वर्ग भी जो है कल्याण हो जाएगा और पूंजीपति भी आगे आ जाएंगे इनकी भलाई के लिए। तो कहते हैं करप्ट व्यक्ति ही अच्छी बातें कर रहे होते हैं लोगों के सामने, तो ये तो गलत है। अंत में हम यही बात कह सकते हैं कि चाहे मार्क्स अधिकरण के सिद्धांत की कई आधार पर आलोचना हुई है, परंतु फिर भी यह सिद्धांत सामाजिक अधिकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मानी जाती है और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण रहती है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को एनालाइज किया, समझा। हमने हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश किया। अगर आप इतना समझ लेते हो तो शायद आप एग्ज़ाम में एक भी पॉइंट भूलोगे नहीं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जिन बच्चों के सिलेबस में कार्ल मार्क्स के टॉपिक है उनको ज़रूर शेयर करके उनको इसको पहुंचाने की कोशिश करें। यही एक भलाई का कार्य हो सकता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, ये तो आपको समझ होना चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए वीडियो लाता ही रहता है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है।
तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।